Okay, so today we are going to discuss SK21 पेपर नंबर 1। इससे पहले मैंने जो है SK20 और 19 और डिफरेंट SKs की वीडियो भी बनाई है, तो you can join my playlist and watch them. So without wasting time, we will begin. 42 years old woman undergoes a total thyroidectomy for multinodular goiter. On the first post-op day, she noticed that her voice is weak and has a new high-pitched quality when attempting to sing or speak on higher notes. Acha, on laryngoscopy examination, the vocal cords mobility is preserved, but the patient cannot tense the ipsilateral vocal cord. Which nerve was most likely injured during the surgery? तो इस MCQ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ द हाई पिच्ड क्वालिटी। ठीक है, हाई पिच क्वालिटी जो है बाज़ औक़ात इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व चूज़ करते हैं। तो रिकरेंट लेरिंजियल आपने चूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको हाई पिच्ड क्वालिटी साउंड मिलती है। तो हाई पिच्ड जब भी आपको मिलेगा दैट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। ठीक है, तो अगर हाई पिच की बात की गई हो, आपने एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व को चूज़ करना है। अगर हॉर्सनेस की बात की गई हो देन यू हैव टू गो फॉर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, दूसरी बात यह है जो कि एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व है, ये आपके साथ वोकल कॉर्ड को टेंस करवाएगा। ठीक है, और जब वो टेंस हो जाता है तो ये आपके साथ हाई पिच प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अगर इसकी इंजरी हो जाती है तो इट बिकम्स वीक और आपको एक हाई पिच साउंड नज़र आएगी। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये है कि जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है वो आपके साथ वोकल कॉर्ड्स की पैरालिसिस और इमोबिलिटी करवाता है। ठीक है, तो उसमें आपको हॉर्सनेस मिलेगी। जो इंटरनल ब्रांच है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व का, ठीक है, ये आपके साथ सेंसरी सप्लाई देती है सुप्राग्लॉटिस को, और इसकी इंजरी में आपके साथ क्या होगा कि इनएबिलिटी टू टेंस द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, और हाइपोग्लॉसल जो आपको हाइपोग्लॉसल नर्व दिया गया है, तो ये इसका जो काम है वो है टंग मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो टंग मूवमेंट ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पे हाई पिच साउंड में एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। 24-year-old woman presents with 1.5 centimeter painless, firm, mobile, well circumscribed breast lump discovered incidentally। तो यहाँ से ही आपको पता चलना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। एक है पेनलेस, दूसरा है फर्म और दूसरा है मोबाइल। ठीक है, तो जब भी मोबाइल का वर्ड पेनलेस हो, मोबाइल का वर्ड हो और ब्रेस्ट लंप हो, तो आपके माइंड में फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ फाइब्रो एडिनोमा। ठीक है, इट इज़ नॉन टेंडर, रबरी एंड मूव्स फ्रीली अंडर द स्किन। अल्ट्रासाउंड शोज अ homogeneous oval lesions with smooth margin, which is the most likely diagnosis। तो अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो तो विद इन द फर्स्ट फ्यू लाइंस ये मैंने डायग्नोज कर लिया था। ठीक है, तो वही वर्ड्स हैं। अगर आपको फर्म मास मिले, दूसरी बात ये है कि मोबाइल हो, मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके साथ होता है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा क्या है? ये यंग वुमेन में होगा, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा, रबरी मोबाइल मास होगा। दूसरी बात ये है कि इसे हम ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड अगर आप करते हो तो उसमें आपको होमोजीनियस या ओवल कोई मास नज़र आएगा। जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है ये आपके साथ फर्म होता है बट इर्रेगुलर होता है, और इसमें स्पेकुलेटेड ऑन इमेजिंग। ठीक है, और एक जगह पे ये आपके साथ फिक्स्ड होगा। जो फेलॉइड्स हैं वो आपके साथ लार्जर होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं, और
जो फैट नेक्रोसिस होती है तो उसकी हिस्ट्री डिफरेंट होगी, ठीक है। उसमें लॉन्ग बोन का कोई फ्रैक्चर दिया गया होगा, उसके बाद जो है आपको लॉन्ग बोन का कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री दी गई होगी। उसके बाद पेशेंट को जो है स्किन रिट्रैक्शन या कैल्सिफिकेशंस वगैरह मेमोग्राम पे भी आपको नज़र आएगी। तो फैट नेक्रोसिस में आपने याद रखना है कि उसमें लॉन्ग बोन की हिस्ट्री होगी, ठीक है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेस्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, दूस जो नेक्स्ट MCQ है, मेडिकल स्टूडेंट्स स्टडिंग pelvic anatomy is asked which structure passes through the greater sciatic foramen and effectively divides into spaces, ठीक है। तो आपने शियाटिक जो फोरामन है उसके कंटेंट्स याद रखने हैं। इसमें भी कंटेंट सारे के सारे याद नहीं रखने, सिर्फ ये याद रख लो जो शियाटिक फोरामन से ऊपर पास होते हैं, ठीक है। तो वो है आपके साथ सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स, इसमें नर्व, आर्टरी, वेन, ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है इसमें पिरिफॉर्मिस मसल भी आता है, ठीक है। अबव आपके साथ सुपीरियर ग्लूटियल वेसल आते हैं। यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछा है कि विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामन, तो शियाटिक फोरामन के अंदर जो पास होगा दैट इज़ द पिरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। तो पिरिफॉर्मिस मसल अंदर पास होगा और इस फोरामन के अबव आपके साथ क्या होंगे, सुपीरियर ग्लूटिल वेसल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ये पिरिफॉर्मिस जब इसके अंदर शियाटिक फोरामन के अंदर पास हो जाता है तो ये इसको डिवाइड करता है टू फोरामेंस में, एक सुप्रा पिरिफॉर्म फोसा में और एक इंफ्रा पिरिफॉर्म फोसा में, ठीक है। तो आपका जो आंसर है दैट इज़ पिरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो लैंडमार्क फॉर ग्लूटियल न्यूरोवेस्कुलेचर है उसमें शियाटिक नर्व पास इज़ इंफीरियर टू द पिरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्लिनिकल पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो इसमें आपके साथ पिरिफॉर्मिस में सिंड्रोम में शियाटिक नर्व कंप्रेस होगा, ठीक है। और इसमें आपके साथ इसे हम पायरेट स्पीयर भी कहते हैं, ठीक है। आफ्टर अ ब्लंट thoracoabdominal trauma, a patient develops abdominal viscera herniation through the posterior lateral defect in the diaphragm, ठीक है। Which anatomical region of the diaphragm is most likely involved, ठीक है। तो जब भी आपको कहें कि पेशेंट को एब्डोमिनल विसरा हर्निएशन हुई है और पोस्टीरियर लेटरल डिफेक्ट है, ठीक है, तो ये पोस्टीरियर लेटरल डिफेक्ट आपको लंबोकॉस्टल ट्रायंगल में नज़र आएगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं बोच डेलेक ट्रायंगल भी इसे हम कहते हैं, और ये आपके साथ पोस्टीरियर और लेटरल डिफेक्ट होगा। 6-year-old presents with hearing difficulty and recurrent ear pain। 6 ईयर बंदा है, उसको हेयरिंग डिफ़िकल्टी है, रिकरेंट ईयर पेन है, आपने ओटोस्कोपी पे उसकी एग्जामिनेशन की तो यू फाइंड रिट्रैक्टेड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इसका कीवर्ड आपने जहन में रखना है, विद डिक्रीज्ड मोबिलिटी एंड डल अपीयरेंस, ठीक है। देयर इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ऑन ऑडियोमेट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। तो जब भी रिट्रैक्टेड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा तो ये कोई नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ होता है जिसकी वजह से आपका ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाता है, तो आप यू विल गो फॉर स्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन कॉजिंग नेगेटिव मिडल एयर प्रेशर। जब स्टेशियन ट्यूब ब्लॉक होगा या उसका डिसफंक्शन हो जाता है तो ये एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है जिससे आपका ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़नी है तो ये पढ़ लें, वही बात है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। अच्छा, न्यूनेट इज़ नोटेड टू हैव पुअर फीडिंग
vomiting, hypotonia, and urine odor described by the parent as sweet or like burnt sugar. ठीक है. Newborn screening suggests an inborn error of branch chain amino acid metabolism. Which enzyme deficiency best explains this presentation? ठीक है. तो इन्होंने तो आपको क्वेश्चन में भी कहा है कि ब्रांच चेन्ड अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स. ठीक है. तो फॉर दिस क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये सारे के सारे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ जो हैं इनको थोड़ा सा पढ़ना है और उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा एंजाइम कौन से डिजीज़ में डेफिशिएंट है. ठीक है. यहाँ पे जो स्वीट या बर्नड शुगर का स्मेल आपको नज़र आता है. ठीक है. तो ये इसमें ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशेंसी होगी और ये आपके साथ है मेपल सिरप यूरिन डिजीज़. अच्छा, इसमें आपने दो तीन एमसीक्यूज़ और भी याद रखने हैं. जब आपको मस्टी या माउजी ऑर्डर मिले देन यू हैव टू गो एंड पिक फिनाइल कीटोनूरिया. ठीक है. अगर आपको होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज HOD इसको मैं शॉर्ट टर्म में कहता हूँ, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज पॉजिटिव मिले तो उसमें फिर आपने अल्केप्टोन्यूरिया को चूज़ करना है. अगर आपके साथ माउजी ऑर्डर या मस्टी ऑर्डर आपने कहीं भी देखा क्वेश्चन में, डायरेक्टली गो विद फिनाइल कीटोन्यूरिया. अच्छा, अगर आपको ये मिला कि स्वीट या बर्न शुगर के जैसा स्मेल है या उसके अलावा स्मेल ऑफ बर्नड यूरिन, ठीक है, इस तरह का भी वो वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. तो उस केस में यू हैव टू गो फॉर मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ जिसमें आपके साथ ब्रांच चेन्ड जो डिहाइड्रोजिनेज है वो एंजाइम डेफिशिएंट होता है. ठीक है. अच्छा, a young adult presents with recurrent lactic acidosis and neurological symptoms. अच्छा, उसको अभी lactic acidosis है, neurological symptoms है और उसमें impaired oxidative decarboxylation of pyruvate. ठीक है. तो ये बहुत confusing MCQ है. इसमें अगर आप ये decarboxylation से सिर्फ D हटाएं तो फिर इसका आंसर डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. लेकिन इफ़ यू सी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन आपने क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर थाइमीन. अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन में लिखा होता कि इम्पेयर्ड ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, ठीक है, फिर यू हैव टू गो विद बायोटिन. सही है. तो ये एक डिफरेंस जो मैंने नोट किया था. दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स जो है उसके लिए हमारे साथ B1 रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. राइबोफ्लेविन इज़ FAD एंड FMN को फैक्टर फॉर अदर डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है. लेकिन ये कार्बोक्सिलेज वाला आगे भी आएगा, जो बायोटिन पे MCQ है वो आपको आगे भी आएगा, फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. अभी यहाँ तक आप ये याद रखें जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है PDH कम्प्लेक्स, तो उसके लिए B1 रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, एज अ को फैक्टर. तो PDH नीड्स B1. ठीक है. तो B1 इज़ थाइमीन. अच्छा, फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. A 7-year-old child presents with notched peck-shaped upper central incisors. ठीक है. तो ये यहाँ से ही डायग्नोज होता है. ठीक है. इस पेग शेप अपर सेंट्रल इंसाइजर पेग शेप, इन्होंने सिर्फ ये वर्ड चेंज किया है. इसका मतलब है हचिनसन टीथ. ठीक है. जो पेग शेप होता है हचिनसन टीथ की बात कर रहे हैं. तो हचिनसन टीथ आपको किस चीज़ में मिलती है, वो आपको सिफिलिस में मिलती है. बाकी अगर आप पढ़े भी ना तो यू शुड डायरेक्टली गो विद सिफिलिस. अच्छा, डिक्रीज हेयरिंग है एंड हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस विद कॉर्नियल क्लाउडिंग. ठीक है. Which congenital infection is most consistent with this triad? तो इसमें आपका जो आंसर है दैट इज़ congenital syphilis.
ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दिया भी है हचिनसन टीथ, नॉच्ड पेग शेप इंसाइजर्स, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगी, ठीक है, एंड इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होगा, जो आपके साथ एक क्लासिकल ट्रायड है कॉन्जेनिटल सिफिलिस का। अच्छा, कॉन्जेनिटल रूबेला में आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको कैटरेक्ट मिलेगा, पीडीए एंड डेफनेस। अच्छा, फिर इसके बाद है अ पैथोलॉजी स्लाइड फ्रॉम एन ओरल म्यूकोजल बायोप्सी डेमोन्स्ट्रेट मार्क थिकनिंग ऑफ प्रिकल सेल लेयर विद वाइडेंड इंट्रासेलुलर ब्रिजेस बट नो हाइपरकेराटोसिस। ठीक है, तो ये एक नया एमसीक्यू है जो पिछले एसकेज में नहीं आया, तो इसको बस आप इसी तरह याद रखें कि जब भी आपको ये प्रिकल सेल लेयर की थिकनिंग की बात करें जिसमें वाइडेंड इंट्रासेलुलर ब्रिजेस होंगे और हाइपरकेराटोसिस नहीं होगा, ये आपको मिलेगा स्ट्रेटम स्पाइनोजम में। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं विच एपिडर्मल लेयर इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन दिस, तो इसमें आपका है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। जो एमसीक्यूज़ एरेटा में चेंज किए गए हैं उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट बनाऊंगा, फिर वहाँ पे आपके जो इनकरेक्ट्स होंगे वो वहाँ से आप वो वीडियोस देख लेंगे तो वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी एक्सप्लेनेशन है कि एकैंथोसिस में क्या होगा, थिकनिंग ऑफ स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ठीक है, with widened intracellular bridges. Hyperkeratosis would involve stratum corneum. जब भी हाइपरकेराटोसिस की बात हो तो आपने फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम चूज़ करना है, लेकिन इन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा था कि नो हाइपरकेराटोसिस, तो देन यू हैव टू गो विद स्ट्रेटम स्पाइनोजम। ठीक है, अच्छा, a 38-year-old sedentary man with BMI of 32 presents with velvety hyperpigmented plaques in the posterior neck fold that develops over month. He reports increased thirst and occasional blurred vision, which initial laboratory test is most appropriate to evaluate the likely underlying metabolic abnormality. ठीक है, तो अभी ये आपसे पूछ रहे हैं कि 38 ईयर मैन है, बीएमआई भी उसका बहुत ज़्यादा है और हाइपर पिगमेंटेड प्लैक्स उसके पोस्टीरियर नेक में है। ठीक है, ये एक कैंथोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको डायबिटीज़ में मिलता है, तो इसकी वजह से यू हैव टू गो डायरेक्टली विद बी, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, एकैंथोसिस नाइग्रेंस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, on a cross-sectional neuroanatomy exam, you are asked that the sacral spinal cord segment S2 to S4 are located opposite which vertebral level in the adult। जो S2 S4 है ये किस वर्टेब्रल लेवल के ऑपोजिट पड़े हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये है, जिस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट होता है जो आपने माइंड में याद रखना होता है, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से इसका ये आंसर बन रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपने सारा का सारा सिनेरियो डिटेल में पढ़ना है या सारे ऑप्शंस डिटेल में पढ़ने हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट, देन यू कैन कम एंड लिसन टू द आंसर। ठीक है, तो S2 S4 इज़ एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2। सही है, तो इसका मेन पॉइंट ये है कि आपको याद होना चाहिए जो S2 S4 है it is located opposite to the level of L1 and L2। A patient with marked hypoalbuminemia secondary to nephrotic syndrome develops generalized edema and increased total body sodium in water, which mechanism best explains the sodium retention seen in this setting। अच्छा, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट दूँ, बाकी अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो जाती है तो आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, यू कैन गिव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो पेशेंट को हाइपोएल्बुमिनेमिया है सेकेंडरी टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम,
उसके बाद उसको जनरलाइज्ड एडेमा हुई है और टोटल बॉडी सोडियम और वाटर उसका इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, मेन डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम आपका डिप्लीट होता है, एंड सेकेंडरी एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो ये करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए ही बन रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपने और पढ़ने हैं तो यू कैन रीड देम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जब भी आपका प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन होती है, और जब वॉल्यूम डिप्लीट होता है तो इससे आपका जो रास सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो फिर सिग्नल देता है ब्रेन को कि वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ये वॉल्यूम को वापस इक्विलिब्रियम में ले आता है, ठीक है। नेफ्रोटिक हाइपोएल्बुमिनीमिया में क्या होगा कि ये आपका प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से आपका इंट्रावेस्कुलर हाइपोवॉल्यूमिया हो जाती है। रास एक्टिवेट होता है, ये इस हाइपोवॉल्यूमिया को वापस बैलेंस करना चाहता है, तो आपके साथ क्या करेगा कि सोडियम और वाटर की ये रिटेंशन करवा देता है, जिससे आपका वॉल्यूम वापस रिस्टोर हो जाता है। इसमें एएनपी भी एक्टिवेट होता है, जो आपके साथ नाइट्रोयूरेसिस करेगा, ठीक है, जो सोडियम है उसको यूरिन में निकालेगा। तो इस मैकेनिज़्म की वजह से आपका जो वॉल्यूम है वो वापस रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। बीपी को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपका वाटर और सोडियम को, मेनली इसका काम है कि वाटर और सोडियम को ये रिटेन कर देता है, जिसकी वजह से एक बंदे से ऑलरेडी वॉल्यूम लॉस हुआ होता है, तो द रास सिस्टम डज नॉट let him to lose more sodium and water, so it will retain it in case of hypovolemia. 10 months old infant presents with intermittent severe abdominal pain causing crying and drawing up of the legs, vomiting and passage of red mucus streak current jelly stools. यहाँ पे आपका डायग्नोस पड़ा है करंट जेली स्टूल्स। एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड शो अ टारगेट साइन, बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान कर दिया अगर आपके साथ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो। टारगेट साइन इज स्पेसिफिक फॉर इंटुसिसेप्शन, सही है। तो यहाँ पे आप देखें। अच्छा, अभी इन्होंने फर्दर क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि कॉन्ट्रास्ट एनेमा डिमॉन्स्ट्रेट्स अ स्ट्रिंग कॉन्ट्रास्ट नैरोइंग, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोस। तो ये क्या है, इंटुसिसेप्शन। तो टारगेट साइन आपको कहाँ मिलेगा, इन इंटुसिसेप्शन। इसके लिए हम फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड करते हैं। अच्छा, फिर न्यूनेट है विद डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन अंडरगोस कॉन्ट्रास्ट एनेमा demonstrating a transitional zone. To confirm is considered diagnostic the diagnosis of congenital A गैंग्लियोनिक मेगाकोलॉन। तो हर्शस्प्रंग डिजीज़ के लिए हम कौन सा लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दिस इज़ योर रेक्टल बायोप्सी, फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी हम करते हैं फॉर हर्शस्प्रंग। 56-year-old woman with recurrent right upper quadrant pain, episode cholestatic LFTs and dilated common bile duct, on ultrasound is suspected of having cholelithiasis. Which investigation provides both the most direct diagnostic and the potential for immediate therapeutic intervention? तो आपके साथ जो ERCP होता है ना, वो आपके साथ डायग्नोस्टिक भी है और आपके साथ थेरेप्यूटिक भी है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है। अभी इसमें आपने बस सिर्फ रट्टा ही करना है, ठीक है, कि ERCP ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन है जो आपके साथ उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू भी है और उसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू भी है। अगर सिर्फ डायग्नोस्टिक की बात की हो देन यू विल पिक MRCP। अगर आपसे इस तरह का स्टेटमेंट दिया हो, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ
डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पसेस पर यू हैव टू गो विद ERCP। सही है। फिर उसके बाद है 30-year-old woman presents with sudden onset right upper quadrant pain that began 12 hours ago, fever to 38.5, nausea and a positive Murphy sign on exam. Her white cell count is elevated. Ultrasound shows thickened gallbladder with a pericholecystic fluid. ठीक है। What is the most likely diagnosis? तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, फीवर भी है, मर्फी साइन भी पॉजिटिव है, तो ये तो टिपिकल सिनेरियो है एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस का। सही है। अच्छा, ड्यूरिंग एन ऑर्थोपेडिक लेक्चर ऑन नी बायोमैकेनिक्स यू आर आस्क्ड through which structure the axial load transmit from the femur to the tibia to help distribute weight across the joint। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके साथ लोड को ट्रांसमिट करेगा फीमर से टिबिया तक। ठीक है, तो दैट इज़ योर मेनिस्काई, और आपका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो दैट इज़ योर मेनिस्काई। बीच में बाज़ MCQs इस तरह है जो सिर्फ रट्टा है, तो उसको आपने बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ उसको आपने रट्टा करना है, उसमें और कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है नहीं। तो ये नॉट मी तो ऑलमोस्ट इट्स ऑल रट्टा। A patient with localized bacterial cellulitis developed marked swelling, warmth and an exudative fluid accumulation in the interstitial space। ठीक है। Pathologically what type of edema fluid is expected in infected inflamed tissues। ठीक है, तो जब भी आपके साथ आपसे पूछते हैं कि इन्फेक्टेड या इन्फ्लेम्ड टिश्यू में कोई एडिमा वगैरह फ्लूइड है, तो वो आपके साथ क्या होगा, वो आपके साथ होगा एक्सुडेटिव, क्योंकि जो इन्फ्लेम्ड टिश्यूज़ होते हैं उनमें हाई प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। ठीक है। दूसरा इसमें एक ट्रिक जो मैंने याद किया है कि एक्सुडेट इज़ फॉर एलिवेट, इसमें सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। जो ट्रांसुडेट है इट इज़ फॉर ट्रांसपेरेंट, इसमें सारी चीज़ें स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन कंटेंट, जो चीज़ भी लो दी है और आपसे पूछा जाए कि ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है, तो इसमें ये ट्रिक है। ट्रांसुडेट फॉर ट्रांसपेरेंट एवरीथिंग इज़ लो, एक्सुडेट ई फॉर एलिवेट, इसमें सब कुछ ज़्यादा होंगे, सब चीज़ें इसमें ज़्यादा होंगी। Cancer Center recruits volunteers who are themselves cancer survivors to offer emotional support, practical tips, and a mentorship to the newly diagnosed patient. What is the most accurate occupational role title commonly used for these individuals? ठीक है, तो इसका accurate occupational role title क्या है? इसको हम कहते हैं peer support volunteer या peer navigator। 65-year-old man started on oral anticoagulant that prevents recycling of vitamin K and thereby reduces alpha carboxylation of clotting factors 2, 7, 9, 10। ठीक है। Which molecular target is inhibited by this drug? तो इसका भी एक डायग्राम है अगर आप गूगल करें। ठीक है, तो इसका एक एंजाइम है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज कम्प्लेक्स। दिस इज़ द आंसर। तो ये भी आपने याद करना है कि ये कौन सा एंजाइम है जो आपके साथ 2, 7, 9, 10 और इसमें यूज़ होता है। दिस इज़ विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स बी। अच्छा, फिर इसके बाद है 22-year-old presumed bacterial prostatitis is prescribed ciprofloxacin. Which enzymes in bacteria are the primary target of fluoroquinolones such as ciprofloxacin? ये थोड़ा ब्लर है, तो जितना मैं रीड कर सकता हूँ उतना मैं आपको बताऊँगा। तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये DNA गायरेज टोपो आइसोमरेज 2 को और टोपो आइसोमरेज 4 को ये टारगेट करता है या उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, इसका प्राइमरी टारगेट क्या होगा फ्लोरोक्विनोलोन्स का? DNA गायरेज टोपो आइसोमरेज 2 एंड टोपो आइसोमरेज 4।
52-year-old man with poorly controlled diabetes presents with facial pain, black scar on the hard palate, and a rapidly progressive proptosis. A nasal biopsy shows broad ribbon-like hyphae branching at wide angles. Which organism and immediate treatment are most appropriate? ठीक है, तो इसमें है जो म्यूकोरमाइकोसिस के स्पीशीज़ हैं उसकी बात की गई है। ये एमसीक्यू आगे आएगा, यहाँ पे फुली ब्लर है तो वी विल डिस्कस इट। म्यूकोरमाइकोसिस है, ठीक है, एक सेप्टेट हाइफी होता है, एक नॉन सेप्टेट होता है। जो नॉन सेप्टेट हाइफी होगा उसमें यू हैव टू पिक म्यूकोरमाइकोसिस जो सेप्टेट होगा, तो मैंने इस तरह याद किया है सेप्टेट फॉर सेस्परजिलस, ठीक है, तो सेप्टेट में एस्परजिलस आपने यूज़ करना है। और जो नॉन सेप्टेट होगा उसमें म्यूकोर, ये आपने चूज़ करना है। 6 month old infant presents with severe fasting, hypoglycemia, lactic acidosis, hepatomegaly, doll-like face, and elevated triglyceride and uric acid, a deficiency of which, तो ये डायरेक्टली आपके साथ वॉन गिरकी की बात करनी है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, गाउट की हिस्ट्री होती है, उसमें हेपेटोस्प्लिनोमेगैली होगी, ठीक है। तो ये अगर आपने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ वगैरह पढ़े हैं तो ये आपके माइंड में डायरेक्टली आना चाहिए कि दिस वाज वॉन गिरकी जिसमें गाउट और लैक्टिक एसिडोसिस, हेपेटोमेगैली वगैरह, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू वॉच स्केची वीडियोस फॉर दिस एंड इट विल रियली हेल्प यू। जो डिब्रांचिंग एग्ज़ाम है उसमें कोरी डिजीज़ होता है, उसमें आपको माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो वॉन गिरकी है इसमें आपको स्पेसिफिकली गाउट मिलेगा, ठीक है। बाकी जो है ये कोरी वगैरह इनमें गाउट वगैरह की हिस्ट्री नहीं होती। अच्छा, a 28-year-old with acne is prescribed deoxycycline. Which of the following describe deoxycycline primary antibacterial mechanism? तो डिऑक्सीसाइक्लिन क्या करता है, ये आपके साथ 30S के साथ बाइंड होता है और अमाइनो ट्रांसफ़र आरएनए को ब्लॉक करता है और उसकी बाइंडिंग एट ए साइट को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो डिऑक्सीसाइक्लिन एक्नी के लिए लोग देते हैं डिऑक्सीसाइक्लिन, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू कम्प्लीटली एरिडिकेट एक्नी यू शुड यूज़ डिऑक्सीसाइक्लिन फॉर ऑलमोस्ट 3 months एंड 1 OD, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि इट बाइंड्स विद द 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड इट ब्लॉक्स द अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए बाइंडिंग एट द ए साइट, इसको ब्लॉक करेगा। तो अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए ए साइट पे बाइंड नहीं होगा एंड इट विल हेल्प इन एरिडिकेशन ऑफ एक्नी। 35-year-old woman has fluctuating ptosis and diplopia worse in the evening. An Adorphonium test produced marked transient improvement in strength. What does a positive Adorphonium test indicate? तो ये एडोरफोनियम टेस्ट हम मिस्टीनिया ग्रेविस में करते हैं। अगर आप एक बंदे को एडोरफोनियम देते हैं और उससे वो ठीक हो जाता है, तो मैंने इस तरह याद किया है कि अगर उससे वो ठीक हो जाता है तो ही फील्स लाइक वो मस्त फील करता है, ठीक है। तो दैट इज़ योर मिस्टीनिक क्राइसिस। इफ़ यू गिव हिम एडोरफोनियम और उससे वो उसके सिम्टम्स और भी ख़राब हो जाते हैं तो दूसरा क्राइसिस क्या होता है, कोलिनर्जिक, तो वो होगा। एडोरफोनियम आपने एक पेशेंट को दिया, उससे वो मस्त हो गया, ठीक है, मतलब ठीक हो गया, तो दैट इज़ योर मिस्टीनिक क्राइसिस। अभी यहाँ पे इन्होंने एडोरफोनियम दिया है और ट्रांजिएंट इम्प्रूवमेंट आई है स्ट्रेंथ में, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ मिस्टीनिक क्राइसिस। लेट्स सी एट द ऑप्शंस। अभी इन्होंने कोलिनर्जिक क्राइसिस दिया है और मिस्टीनिया ग्रेविस दिया है। यहाँ पे इन्होंने मिस्टीनिक क्राइसिस की बात नहीं की,
तो इट इज़ नॉट अ कोलिनर्जिक क्राइसिस, इट इज़ अ मिस्थीनिक क्राइसिस, और वो आपको मिस्थीनिया ग्रेविस में मिलेगा। A patient is found to have proximal muscle weakness that improves with repeated muscle use. Nerve conduction studies shows increment with rapid repetitive stimulation. Autoantibody against which targets best explains the syndrome. तो ये लैम्बर्ट ईटन की बात कर रहे हैं, उसमें वोल्टेज गेटेड चैनल्स आपको कैल्शियम चैनल्स मिलेंगे, ठीक है। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है और इम्प्रूव, जब वो बंदा रिपीटेड मसल यूज़ करता है उससे वो इम्प्रूव होता है। दिस इज़ द की वर्ड जो आपको इंडिकेट करता है दैट दिस इज़ लैम्बर्ट ईटन। फिर नर्व कंडक्शन स्टडी भी आपने की और उसको आपने रिपीटिव स्टिमुलेशंस वगैरह भी दिए, ठीक है। तो दिस डिस्क्राइब्स लैम्बर्ट ईटन, जिसमें प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर 28-year-old man participates in 24-hour fast. His blood glucose level remains normal. Which combination of substrate and cofactor is most important for hepatic gluconeogenesis at this time? तो इसके लिए अमाइनो एसिड, ग्लाइसरोल, लैक्टेट, बायोटिन, विटामिन B6, B12, दिस इज़ योर ऑप्शन। अच्छा, एक ट्रिक ये है ना, मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो पार्ट 1 में जो MCQs हैं, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप वो पिक करो, आपका आंसर ठीक होगा। ये पार्ट 1 लेम एग्ज़ाम है तो बस इसके इसी तरह लेम आंसर्स होते हैं। A patient has a right vocal cord that lies in a paramedian adducted medial position. अभी उसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो मीडियल पोजीशन में आए हैं, ठीक है, और उसको हॉर्सनेस भी हो रही है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग भी है, ठीक है। मीडियल पोजीशन का मतलब है कि दे आर एडक्टेड। एडक्शन कौन सा मसल करवाता है? दैट इज़ योर पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि पैरालिसिस ऑफ विच मसल बेस्ट एक्सप्लेन्स द इनएबिलिटी टू एबडक्ट द राइट वोकल कॉर्ड। तो आप ये याद रखो कि जब आपको वोकल कॉर्ड्स एडक्टेड मिले या आपको उन्होंने कहा हो कि वोकल कॉर्ड्स आर इन द मीडियल पोजीशन, या आपको वो ये कहें कि देयर इज़ इनएबिलिटी टू एबडक्ट, एबडक्ट नहीं कर सकता मींस एडक्टेड है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस में यू हैव टू चूज़ पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड। अच्छा, फिर उसके बाद है न्यूरोलॉजी रेजिडेंट इज आस्क्ड विच सेरेब्रल एफरेंट पाथवे कनेक्ट्स द सेरेबेलम टू द मिड ब्रेन, ठीक है। तो इसका सिंपल फार्मूला है, आपने याद रखना है, ठीक है, कि पहले कॉर्टेक्स आता है, फिर उसके बाद मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। मिड ब्रेन ऊपर है, उसके साथ सुपीरियर सेरेबेलर होगा, पॉन्स के साथ मिडल होगा, और जो एंड में है मेडुला उसके साथ इंफीरियर होगा। अभी इन्होंने क्या पूछा है? सेरेबेलम टू द मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन ऊपर है ना, तो मिड ब्रेन में सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर इसके बाद है 67-year-old man is brought to the emergency department 2 hours after sudden onset weakness on the right side of his face and arm. He reports no numbness, visual changes, or speech difficulties. His past medical history includes poorly controlled hypertension and type 2 diabetes mellitus. On examination, muscle strength is 3/5 in the right upper limb and right lower face. Sensation, coordination and reflexes जो हैं वो आपके साथ नॉर्मल है। देयर इज़ नो क्रेनियल नर्व डेफिसिट अपार्ट फ्रॉम द फेशियल वीकनेस। नॉन कॉन्ट्रासिटी ऑफ द ब्रेन आपने किया, इसमें आपको नो एक्यूट कॉर्टिकल इन्फार्क्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और हेमोरेज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, ये आपके साथ लैकुनर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, ठीक है। लैकुनर स्ट्रोक क्या होगा?
अभी यहाँ पे कौन सी चीज़ इंडिकेट कर रहा है, सडन ऑनसेट वीकनेस ऑन द राइट साइड ऑफ हिज फेस एंड आर्म, ठीक है। नमनेस, विजुअल चेंज, स्पीच डिफ़िकल्टीज़ है उसको। इसके अलावा जो है उसके मसल स्ट्रेंथ, उसका जो मसल स्ट्रेंथ है वो कम हुआ है, तो ये स्ट्रोक की तरफ इंडिकेट कर रहा है। रिफ्लेक्सेस वगैरह भी इसके सारे जो है नॉट अफेक्टेड है, क्रेनियल नर्व्स वगैरह, सो दिस इज़ अ प्योर मोटर लेकुनर स्ट्रोक। फिर है 9-year-old boy with ADHD develops new troublesome motor tics after starting methylphenidate. Which management change is most appropriate? 9-year-old boy है, ठीक है, उसको उसको ADHD है और उसको टिक्स डिवेलप हुए हैं जब उसने मिथाइलफेनिडेट लिया है, ठीक है। तो आप क्या करो कि डिसकंटिन्यू करो इस मिथाइलफेनिडेट को और उसको एटोमैक्सिटीन या अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट दो, ठीक है। तो उससे उसके टिक्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर है a hypertensive patient started on clonidine and reports lightheadedness. क्लोनिडीन क्या है, सेंट्रली एक्टिंग अल्फ़ा 2, ठीक है, और initially but he feels calmer overall. What is the clonidine primary mechanism of action? तो वही एक्शन की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट इन द CNS, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि क्लोनिडीन इज़ सेंट्रली एक्टिंग, सही है। 70-year-old woman with no known narrow angle glaucoma is scheduled for a procedure. Which of the following medication is contraindicated because it may precipitate acute angle closure attack by causing pupil dilation? तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो आपके साथ प्यूपल डायलेशन करवाएगा? दैट इज़ योर एट्रोपिन, ठीक है, एंटी मस्करीनिक है, इट कॉजेज द प्यूपल डायलेशन। किस तरह करवाता है कि सिलियरी मसल्स को कंस्ट्रक्ट करवाता है, उससे प्यूपल की डायलेशन हो जाती है, मिड्रिएसिस होता है, और उससे आपके साथ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा पेशेंट को हो जाता है, ठीक है। तो जो एट्रोपिन है इट कॉजेज प्यूपल डायलेशन। फिर इसके बाद है a 34-year-old man with newly diagnosed grave disease has palpitation, tremor and anxiety. Which medication is best for rapid symptomatic control and also reduces peripheral T4 T3 conversion? ऐसा कौन सा ड्रग है जो इसको रिड्यूस करता है कि पेरिफेरली T4 T3 को कन्वर्ट ना हो, दैट इज़, और ग्रेव्स डिजीज़ में भी जो है ये उसको पैल्पिटेशन, ट्रिमर्स और एंजाइटी वगैरह हुई है। तो दिस इज़ वो जो क्राइसिस है, वो कौन से में होता है क्राइसिस, आई थिंक इट्स टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर है या कौन सा है, इसमें अभी ये मुझसे थोड़ा भूला हुआ है, लेकिन जो हाइपो और हाइपर थायराइड है उसमें एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। तो उसमें पाल्पिटेशन, ट्रिमर्स, ये सारी चीज़ें होती है, उसमें आपने प्रोपेनोलोल देना होता है, ठीक है। 72-year-old man with ischemic cardiomyopathy and reduced ejection fraction developed persistent atrial fibrillation with rapid ventricular response. Which antiarrhythmic is preferred for rhythm control in a patient with significant heart failure? ठीक है, रिदम कंट्रोल के लिए हम देते हैं एम्योडेरॉन, ठीक है। रिदम कंट्रोल इन AFib वी गिव एम्योडेरॉन। अच्छा, फ्लेकेनाइड जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ में। 60-year-old मैन है, उसको क्या है, सस्टेन्ड मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, और बीपी उसका जो है 80/50 है, डायफोरेसिस है एंड अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। व्हाट इज़ द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट? तो उसका इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट है कि आप उसको, ये अनस्टेबल है, हाइपोटेंशन है, टेकिकार्डिया है, तो अनस्टेबल पेशेंट में हम कार्डियोवर्जन की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसमें हम एम्योडेरॉन वगैरह नहीं देते हैं। Which of the following drug increases the synaptic norepinephrine primarily by inhibiting norepinephrine reuptake
into the presynaptic terminal। तो ये आपके साथ कौन सा ऐसा ड्रग है जो साइनेप्टिक नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज़ करवाता है और इनहिबिटिंग नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक into the presynaptic terminal। So these are your TCAs, SNRIs and cocaine। TCAs, SNRIs and cocaine। After IV atropine is given for symptomatic bradycardia, a clinician observe an initial paradoxical slowing of heart rate before subsequent tachycardia। What explains the initial bradycardia? Initial bradycardia, atropine immediately stimulates vagal nuclei, atropine blocks sympathetic ganglia first, atropine causes beta 1 blockade, atropine causes alpha 1 mediated vasodilation। The observation is not documented clinically। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने याद रखना है कि एट्रोपिन आपके साथ डायरेक्टली वेगल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करेगा, उसकी वजह से आपके साथ इनिशियली ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कमिंग टू क्वेश्चन 39। 45-year-old woman has difficulty buttoning her blouse, dyspnea on finger to nose, testing, slurred speech and a broad-based staggering gait। Which neurological syndrome best describe this finding? तो एक्स्ट्रा पैरामिडल रिजिडिटी है, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है, सेरेबेलर एटेक्सिया है, सेंसरी एटेक्सिया ड्यू टू पोस्टीरियर कॉलम, और ये आपके साथ है सेरेबेलर एटेक्सिया। फिंगर टू नोज टेस्टिंग नहीं कर सकता, स्लर स्पीच है, ब्रॉड बेस स्टैगरिंग गेट है। ठीक है, तो दिस इज सेरेबेलर एटेक्सिया। A 72-year-old with progressive short-term memory loss, getting lost in familiar places and difficulty with word finding is suspected to have Alzheimer's disease। Which neuropathological finding supports this diagnosis? अच्छा, ये अल्जाइमर डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो अल्जाइमर डिजीज़ में आपको न्यूरोफिब्रिली ट्रायंगल्स मिलेंगे which are composed of hyperphosphorylated tau proteins and extracellular beta amyloid plaques। ठीक है, तो ये आपने अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में याद रखना है कि जो टाउ प्रोटीन होता है, एमोइलॉइड प्लेक्स होते हैं, बीटा एमोइलॉइड प्लेक्स और न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स, ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ में।